हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग एलएस कपलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके काफी सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस की है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एलएस कपलिंग हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए समझा था, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से आपको समझा देता हूं। तो एलएस कपलिंग को हम लोग रसेल सॉन्डर्स कपलिंग भी कहते हैं। इन दो एस्ट्रोनॉमर के नाम पे दिया गया था क्योंकि इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया था एमिटेड बाय स्टार। इस तरीके से एलएस कपलिंग की शुरुआत हुई। तो अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये आया क्यों। तो देखिए, जैसे कि वन इलेक्ट्रॉन एटम को कौन एक्सप्लेन करता है? बोर मॉडल। बोर मॉडल वन इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा को, एनर्जी को आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बोर मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रा को और एनर्जी को आसानी से एक्सप्लेन कर देता था। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाते थे किसी एटम में, मान लेते हैं कि अब दो इलेक्ट्रॉन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन का एटम था तो बोर मॉडल आसानी से कर देता था। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता था तो क्या होता था कि एनर्जी का जो कैलकुलेशन हम लाते थे बोर मॉडल से, वो एक्यूरेट नहीं होता था, आसपास भी नहीं होता था। तो ये दिक्कतें आने लगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। नया कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ा, एलएस कपलिंग। व्हाट इज एलएस कपलिंग? देखिए, अब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इंटरैक्शन होगा। इसको बोर मॉडल नहीं बताता है, तो इन दोनों के बीच में भी इंटरैक्शन होगा। इसी से हमारा एलएस कपलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब कैसा इंटरैक्शन? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट करता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले का हम L1 मान ले, दूसरे का हम L2 मान ले। इस तरीके से अगर हम मान ले तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो L1 इधर की तरफ मान लेते हैं, L2 इधर की तरफ, वेक्टर हम मान लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा? वेक्टर L। इस तरीके से ठीक उसी तरह से ये हमारा हो गया L1 और L2। तो यहाँ पे ये हम क्या ले रहे हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे एल एल कपलिंग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एल कपलिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। एलएस कपलिंग में ये पहला पार्ट है, एल एल कपलिंग। क्लियर? दूसरा पार्ट इसमें होता है एसएस कपलिंग। दूसरा पार्ट होता है एसएस कपलिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसा गोल गोल घूमता है, साथ में अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, स्पिन भी होता है। तो इन दोनों के स्पिन के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। तो अगर हम मान लेते हैं इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S1 और इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दूसरे इलेक्ट्रॉन का S2, इस तरीके से, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बनाइएगा आप। रिजल्टेंट हो जाएगा S। तो इसको हम कहते हैं एसएस कपलिंग। तो ये हमारा फर्स्ट था एलएल कपलिंग, नंबर 2 था एसएस कपलिंग। अब नंबर 3 हम एलएस कपलिंग को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका हमें रिजल्टेंट मिला है एल और इसका हमें मिला है कैपिटल एस, कैपिटल एल, कैपिटल एस। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले तो उसको हम लोग कहते हैं एल एस कपलिंग। क्या कहते हैं? एल एस कपलिंग। मतलब एलएल कपलिंग में जो हमें रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला? एल मिला। भाई ये देखिए, ये L1 है और ये L2, इन दोनों का रिजल्टेंट एल मिला और इसमें एस मिला। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो हम उसको कहते हैं एलएस कपलिंग। क्या कहते हैं? एलएस कपलिंग। यही है आपका टॉपिक। इसको मैंने शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस किया है। और ये जे जो है, ये आपके टोटल एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है। ये नया टर्म आ गया जे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एलएस कपलिंग किसको कहते हैं, एलएल कपलिंग, एसएस कपलिंग किसको कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो ये मैं पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए लेते हैं, चलिए यही क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। N1 इज इक्वल टू 6, L1 इज इक्वल टू 3, S1 इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे अभी, तो इसीलिए हम एक आसान क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। आसान क्वेश्चन हम मान रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है S1 और P1, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का है एक सिस्टम और पहला इलेक्ट्रॉन S1 में है, दूसरा S में है, दूसरा P में है। तो इसका हमें निकालना है स्पेक्ट्रल टर्म। क्या निकालना है? स्पेक्ट्रल टर्म। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, S के लिए L की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो हम इसके S1 के लिए L1 बराबर 0 हो गया और P के लिए L2 बराबर 0। अब L आपको पता होगा, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है एंड D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। ये सब आपको मालूम है ऑलरेडी, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए L1 L2 लिखते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लेंगे एल कपलिंग। तो क्या होगा? L1 प्लस L2, सॉरी ये मैंने 0 क्यों लिखा, ये 1 होता है, P के लिए 1 होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये वेक्टर का रूल लगेगा, वेक्टर के नियम से हम इसको ऐड करेंगे। तो 0 + 1 तो 1 ही होगा। तो इसमें क्या वेक्टर का रूल, तो L इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 1। अब इन दोनों का हमने तो ये निकाल लिया, स्पिन देखेंगे तो स्पिन पहले का भी हाफ होगा और दूसरे का भी हाफ होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन दोनों का हाफ हाफ होगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा? हम S1
प्लस H2 इस तरीके से वेक्टर के नियम से ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा, 1। ये हम वेक्टर के नियम से हम इसको ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं ऐड करेंगे, इसको वेक्टर के नियम से ऐड करेंगे। कैसे होता है वेक्टर का नियम, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, ये बेसिक चीजें हैं। तो ये हमारा स्पिन आ गया है, स्पिन का रिजल्टेंट SS कपलिंग का, और LL कपलिंग का रिजल्टेंट L आ गया है। अब हमें निकालना है LS कपलिंग यानी J इज इक्वल टू क्या निकालना है, L प्लस S होता है, ये हमें मालूम है। इसको भी हम लोग वेक्टर के नियम से करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे फॉर S इज इक्वल टू 0, क्योंकि S की 2 वैल्यूज है, S की कितनी वैल्यूज है, 2 है। तो फॉर S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो J कितना आ गया, 1। फिर उसके बाद फॉर S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, J इज इक्वल टू L भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो 1 प्लस 1 2 होगा, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इन वेक्टर के नियम से हम ऐड करेंगे ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J इज इक्वल टू L प्लस S, ये क्योंकि हम S इज इक्वल टू 0 के लिए निकाले थे। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, फिर उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, 3 वैल्यूज। 1 और 1 0 होता है, फिर इसके बीच की वैल्यू 1 आएगी और इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा। हमें पूरी वैल्यूज लेनी होती है वेक्टर में। तो ये हमारा आया है इसमें। तो अब इसके स्पेक्ट्रल टर्म को हमें लिखना है। किसको लिखना है, स्पेक्ट्रल टर्म को। तो स्पेक्ट्रल टर्म को कैसे लिखते हैं ये आपको क्लियर है। J की वैल्यू कैसे हमने निकाली है, तो J की कितनी वैल्यूज आएगी भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज मिल रही हैं आपको। अब स्पेक्ट्रल टर्म को हमें लिखना है। तो स्पेक्ट्रल टर्म को कैसे लिखते हैं, तो देखिए S इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेक्ट्रल टर्म को कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ। देखिए स्पेक्ट्रल टर्म होता है 2S प्लस 1 LJ, इस तरीके से हम स्पेक्ट्रल टर्म को लिखते हैं। 2S प्लस 1 निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम कहते हैं 2S प्लस 1 को। 2S प्लस 1 हम निकालते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो 2S प्लस 1 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए S की वैल्यू 0 रखी, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, ये आया। तो पहले केस में हमारा ये 1 आया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और L जो होता है वो हमारा 1 है, L तो 1 ही रखा है ना, दोनों में 1 है। तो L इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। L इज इक्वल टू 1 के लिए क्या लिखते हैं, P। फिर उसके बाद J की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 1P1। इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है। फिर उसके बाद में अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, 2S प्लस 1 जब 1 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। मतलब S इज इक्वल टू 0 पे हमें सिंगलेट स्टेट ही मिलता है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम S इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम 2S प्लस 1 निकालेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 आया। इसको हम लोग ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। S इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट स्टेट। जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए अब इसके स्पेक्ट्रल टर्म को कैसे लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2S प्लस 1 ऊपर होता है, 2S प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई, 3, तो 3 हमने लिख दिया। L हमारा यहाँ पे 1 ही है, L तो 1 ही है ना, तो 1 मतलब P। और एक बार J की वैल्यू कितनी है, 0। फिर उसके बाद फिर 3P, और एक बार J की वैल्यू कितनी है, 1। J की वैल्यू नीचे होती है, देखिए। फिर उसके बाद 3P2। इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है। कितने स्पेक्ट्रल टर्म आ रहे हैं, 4। तो ये है हमारा नॉन इक्विवेलेंट के लिए स्पेक्ट्रल टर्म इस तरीके से लिखा जाता है। एक एग्जांपल और कर दिया जाए क्या, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। इसमें आज टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो ये आपको क्लियर होगा आई होप। अब एक एग्जांपल और करते हैं। तो अब हम करेंगे P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन करिए। S1 P1 कर चुके हैं, P1 D1 करेंगे। तो L1 इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1 होगा। L2 इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 2 होगा, मालूम है हमें। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में L1 प्लस L2 करेंगे, वेक्टर के नियम से जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पे इसका 2 माइनस 1 होगा, और इन दोनों का 2 होगा और 3, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। इन दोनों को आप वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3। फिर स्पिन के देखेंगे तो स्पिन हाफ एंड स्पिन दूसरे का भी हाफ। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। वही आपको करना है, जोड़ना है, एक बार माइनस कर देना है, इस तरीके से आएगा 0 1। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे J कैसे निकालेंगे। J इज इक्वल टू होता है L प्लस S। अब देखिए इस तरीके से आप मत निकालिए, थोड़ा सा और आसान मेथड में बताता हूँ। आप ऐसा करिए, ऐसा करिए और ऐसा करिए। यहाँ पे आप S की वैल्यू लिखिए, यहाँ पे आप L की वैल्यू लिखिए, कुछ इस तरीके से। मैं आसान मेथड बताता हूँ। तो S हमारा कितना है, 0 1, ये है। अब L क्या है हमारा, 1 2 3, इस तरीके से आपने लिखा। S की कितनी वैल्यू 0 1 है, और L की कितनी वैल्यूज है, 1 2 है, 1 2 3। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए J इज इक्वल टू L प्लस S, तो 0 प्लस 1 1 ही होगा, 0 प्लस 2 2 होगा। एंड ये हम J की वैल्यू निकाल लें भाई, S और L को कंबाइन कर रहे हैं ना, L की वैल्यू इधर है, S की वैल्यू इधर है, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या मिला है, J मिल रहा है। फिर इसमें करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप निकालिए, तो 1 प्लस 1
1 + 1 2 होता है, लेकिन आप वेक्टर के नियम से इसको करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, फिर 1, फिर 2, 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। आपको पता है स्पिन जब 0 होता है तो केवल सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक ही वैल्यूज पॉसिबल होती ना, और 1 होता है तो ट्रिपलेट स्टेट। ये कैसे आप पता करते हैं, 2s + 1 में रख के, 2s + 1 से 0 रखिए एक ही वैल्यू मिलेगी, 1 रखिए 3 वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 का क्या होगा कॉम्बिनेशन, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, फिर 2, फिर 3, ये मैक्सिमम, फिर 1 और 3 का 3 में से 1 जाएगा 2, 3, 4, इस तरीके से आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है सॉल्व करने का, स्पेक्ट्रल टर्म निकालने का। तो अब 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एल में पी को, एल में 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को, एल में 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को, ये पता है आपको। तो अब स्पेक्ट्रल टर्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंगलेट स्टेट है, स्पेक्ट्रल टर्म लिखने का क्या है, 2s + 1 ऊपर लिखते हैं, एल लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, 2s + 1 LJ। स्पेक्ट्रल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, 2s + 1 LJ। तो 2s + 1 इसके लिए क्या आएगा भाई, यहाँ पे रख के देखिए, 2s + 1 2 × 0 + 1 यानी 1, तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा पूरा सॉल्व करने पे। तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा 1, और इसका हमारा एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है पी, और जे की वैल्यू कितनी है 1 आई थी, तो 1p1 पहला टर्म, और दूसरा हम निकालेंगे। तो दूसरे में भी हमारा 2s + 1 कितना है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया हमने, और फिर उसके बाद d है हमारा l, और यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है 2 है। फिर उसके बाद इसके लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1f और 3, देखिए j की वैल्यू 3, ध्यान से करिएगा, 1p1 1d2 1f3, ये हमारा आ गया सिंगलेट स्टेट का। अब ट्रिपलेट स्टेट के लिए भी हम स्पेक्ट्रल टर्म लिखते हैं, तो इसके लिए स्पेक्ट्रल टर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट स्टेट है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको 2s + 1 से, 2s + 1 से निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 1 रख के देख लीजिएगा, तो 3 हमारा ऊपर रहेगा, सब में 3 ऊपर रहेगा, तो 3p0 एंड 3p1 एंड 3p2, जे की वैल्यू को नीचे लिखने हैं। फिर यहाँ पे डी वाला है, तो 3d1 3d2 3d3, फिर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, 3f2 3f3 एंड 3f4। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिएगा, थोड़ा आसान समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ नए तरीके से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। तो ये है स्पेक्ट्रल टर्म कितने आए, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल टर्म्स स्पेक्ट्रल टर्म्स कितने आए 12 स्पेक्ट्रल टर्म्स हमें यहाँ पे मिले हैं। क्लियर है। तो ये तो हमने नॉन इक्विवेलेंट के लिए 2 एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब हम समझने वाले हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट भैया कि इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट ये सब वगैरह वगैरह सब क्या होता है। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। द क्वांटम नंबर ऑफ 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा 2 इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम आर दिस। क्वांटम नंबर्स हमें दिए हुए हैं, n1 = 6 दिया हुआ है, L1 = 3, S1 = ½ ये दिया हुआ है। तो हमें LS कपलिंग की हेल्प से हमें L और J की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। बहुत आसान है, देखिए L1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हमें N से यहाँ पे N1 N2 से ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे L1 3 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ 1, ठीक है, S1 ½ दिया हुआ है, S2 भी दिया हुआ है ½ ठीक। तो L निकालेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे बताइए, 3 में से 1 गया 2, फिर उसके बाद मैक्सिमम 3 और ये 4, मैक्सिमम 4 होगा सॉरी। फिर यहाँ पे S = क्या हो जाएगा 0 और 1, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें लिखने हैं। तो L और S हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे L की जो 2 होता है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 हमारा रिप्रेजेंट करता है D को, और ये F को, और ये G को, क्योंकि S जो होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। S मतलब L = 0 को रिप्रेजेंट करता है, P L = 1 को रिप्रेजेंट करता है, D L = 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब J निकालना है, मुझे J निकालना है, तो मैं इसको फिर से वही मेथड से करूँगा जिस तरीके से मैंने आपको कराया था थोड़ी देर पहले। L की वैल्यू सीधा लिखेंगे, S की वैल्यू सीधा लिखेंगे, 0 1 ये लिख दिया। फिर उधर 2 3 4, 2 हमारा D स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये F स्टेट को, और ये G स्टेट को। फिर उसके बाद ये हमारा 0 है, सिंगलेट होगा, और 1 ट्रिपलेट होगा, पता है आपको, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब देखिए इसको करते हैं, तो 0 और 2 का कॉम्बिनेशन 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बहुत सिंपल है। 1 और 2 में मैक्सिमम 3 होगा और मिनिमम 1 होगा, 1 2 3। फिर 1 और 3 में मिनिमम कितना होगा 2 होगा, मैक्सिमम 4 होगा। फिर ठीक उसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमने लिखा है अभी J की वैल्यूज़, ये J की वैल्यूज़ आई। अब स्पेक्ट्रल टर्म्स हम लिखेंगे, तो स्पेक्ट्रल टर्म्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। तो स्पेक्ट्रल टर्म होता है 2s + 1 LJ। तो पहले वाले के लिए अगर हम 2s + 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, कितना आएगा 1। इसके लिए 0 स्टेट के लिए, मतलब 0 जब रहता है S की वैल्यू तो कितनी आती है 1 आती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे तो 1, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या है D है,
और जे की वैल्यू कितनी है 2, 1d2 पहले के लिए आ गई। अब इसके लिए लिखेंगे तो 1 तो होगा इसमें भी 1f3, इसके लिए हम करेंगे तो 1g एंड यहाँ पे 4। फिर इसके लिए हम लोग करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 3 क्योंकि ट्रिपलेट है, और निकाल भी सकते हैं आप यहाँ पे रख के 1 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 3d0 एंड मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देता हूँ, 3d0 नहीं बल्कि 3d1, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज लिखेंगे अलग अलग। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 3d1 3d2 3d3, आप इससे लिख सकते हैं आसानी से। फिर यहाँ पे 3f2 3f3 3f4, फिर इसको लिखते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा 3g3 3g4 एंड 3g5। कितने स्पेक्ट्रल टर्म आ गए 12 और 3 15 स्पेक्ट्रल टर्म आ गए। लेकिन हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रल टर्म निकालना ही नहीं था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। हमें यहाँ पे केवल जे की वैल्यूज निकालनी थी और एल की वैल्यूज निकाली थी, तो कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप ही के लिए फ़ायदा है ये। आपको यहाँ पे केवल ऑल पॉसिबल जे वैल्यूज निकालनी थी, बस केवल जे वैल्यूज। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको टॉपिक समझाना चाहूँगा कि टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें एन और एल की वैल्यूज जो होती है वो जनरली डिफरेंट होती है, जो हम लोग कर चुके हैं। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए तो कर रहे थे s1 p1 p1 d1 d1 f1, मतलब एक s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, अलग अलग n की वैल्यू हो, अलग अलग n की वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए 2s हो गया तो 3p हो जाए, जैसे कि 2s तो 3p हो जाए, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। ये या तो n की वैल्यू या तो l की वैल्यू दोनों में से कोई डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। और उसके लिए ही हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, स्पेक्ट्रल टर्म। इक्विवेलेंट हमें समझना है यहाँ पे। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हम उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, n की वैल्यू l की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ 2p2, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 है। l की वैल्यू कितनी है, p के लिए कितनी होती है भाई, l की वैल्यू 1, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू भी 1 है। तो अगर n और l की वैल्यू सेम होती है तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाँ, दो क्वांटम नंबर तो यहाँ पे सेम हो रहे हैं, n और l। मान लेते हैं कि l भी अगर 2 हो गया कुछ देर के लिए, अगर दो क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं तो तीसरा भी मान लेते हैं चलिए सेम हो सकता है, लेकिन चौथा सेम नहीं होगा, उसमें से ml या ms को डिफरेंट होना पड़ेगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम जानते हैं कि भैया किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चौथे को अलग होना पड़ेगा। तो उसके पीछे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतना समझ चुके हैं कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं। तो अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हम समझ चुके हैं, अब इसका हम निकालेंगे क्या, स्पेक्ट्रल टर्म। जैसे आप निकालते थे नॉन इक्विवेलेंट का स्पेक्ट्रल टर्म, तो इसका स्पेक्ट्रल टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसी को हमें यहाँ पे समझना है। तो देखते हैं इसका स्पेक्ट्रल टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका स्पेक्ट्रल टर्म निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी, यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब जो सिस्टम का वेव फंक्शन होना चाहिए, साई टोटल वो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए आपका। साई टोटल पहले कैसे लिखेंगे आप, उसको आप लिखेंगे साई इंटू बीटा। साई इंटू बीटा, यहाँ पे साई जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और बीटा जो है स्पिन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। भाई दो चीज़ है ना, स्पेस है स्पिन भी है, तो स्पेस के वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे और बीटा मतलब स्पिन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन के सिस्टम का, साई टोटल इज इक्वल टू साई स्पेस इंटू स्पिन, ये होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं कि फर्मियॉन्स जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए, उनका वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, फर्मियॉन्स का वो कैसा होना चाहिए वेव फंक्शन, द साई टोटल कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में, और वैसे भी हम जानते हैं, हम लोग लिथियम एटम की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए आपका, वो आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका एंटी सिमेट्रिक। तो उसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे देखिए साई टोटल इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपका साई जो है यानी कि स्पेस वाला वो अगर सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है, तो आपका जो स्पिन वाला होना चाहिए वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक ही आपका एंटी सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक। ये आप याद रखिएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी होगा, ये एंटी है तो ये सिमेट्रिक, ये एंटी है तो ये सिमेट्रिक, अगर ये एंटी है
तो ये सिमेट्रिक। ध्यान से समझिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए मैं भी आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में अभी देखते हैं, स्पेस वाले को, स्पेस के वेव फंक्शन को, यानी कि साई को देखते हैं। तो साई कब सिमेट्रिक होगा, कब एंटी सिमेट्रिक होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा पैरिटी से। कैसे पता चलेगा? पैरिटी से। हम पैरिटी निकालेंगे, और पैरिटी क्या होता है? -1 टू द पावर एल। एल आपको पता है क्या होता है? एल इज 0 1 2 3 4, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए मालूम है आपको। तो अगर हम मान लेते हैं कि एल की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा? 1 आएगा भाई, किसी भी चीज़ की पावर 0 यानी 1। अगर एल की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 रखिए एल की वैल्यू, तो -1 आएगा। अगर एल की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा? +1 आएगा। अगर एल की वैल्यू क्या है आपकी? 3 है तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एल की वैल्यू जो है, मतलब एल क्या है? ऊपर है। तो अगर एल की वैल्यू जो है वो आपका इवन आ रहा है, यानी 0 2 4 6 डॉट डॉट इवन आ रहा है, तो क्या होता है? साई सिमेट्रिक होता है। साई क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ध्यान से देखिए, 0 रखा, 1 आया, ठीक है। तो देखिए +1 होता है तो सिमेट्रिक होता है, और -1 होता है तो एंटी सिमेट्रिक होता है। इसको आप याद रखिएगा। पैरिटी से हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बताते हैं। तो पैरिटी अगर हम निकालते हैं, अगर पैरिटी प्लस में आता है तो हमारा वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस में आता है तो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो L इज इक्वल टू 0 पे प्लस पे आ रहा है, 2 पे प्लस पे आ रहा है, और 4 पे प्लस पे ही आएगा, 6 पे भी प्लस, यानी इवन वैल्यूज पे प्लस में आता है तो सिमेट्रिक होगा। ठीक उसी तरह से मैं ऑड वैल्यूज पे अगर लूंगा तो हमारा क्या आएगा? एंटी सिमेट्रिक। साई एंटी सिमेट्रिक आएगा। ये चीज़ हम यहाँ पे जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस वेव फंक्शन को समझ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे समझना होगा किसको? हमें यहाँ पे समझना होगा, मैं पेज ले लेता हूँ, हमें यहाँ पे समझना होगा स्पिन वाले को। तो स्पिन वाले को कैसे डिफाइन करें? तो देखिए स्पिन आपको पता है कि हाफ होता है और हाफ होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो ये दोनों जो हैं वो किस तरीके से, ये S बराबर हमारे 0 को रिप्रेजेंट करता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इस तरीके से हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से। तो ये S बराबर 0 को रिप्रेजेंट करता है। S बराबर 0 मतलब सिंगलेट स्टेट, और सिंगलेट स्टेट है तो ये क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एंटी सिमेट्रिक। मतलब S बराबर 0 तो एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, आसानी से समझिए। और S बराबर 1 मतलब कि हाफ एंड हाफ, ऐसा, हाफ एंड हाफ, ऐसा, मतलब अपोजिट ना हो, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट स्टेट। ये 1 लिखा हुआ है, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है? S बराबर 0 तो एंटी सिमेट्रिक, S बराबर 1 तो सिमेट्रिक। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे S बराबर 0 है मतलब कि इवन वैल्यू है, तो इवन वैल्यू पे एंटी सिमेट्रिक होता है। स्पिन में उल्टा है, और ऑड वैल्यू पे एंटी सिमेट्रिक होता है। तो याद रखिएगा, ऑड वैल्यू पे एंटी सिमेट्रिक, इवन वैल्यू पे सिमेट्रिक, और यहाँ पे इवन वैल्यू पे सिमेट्रिक और ऑड वैल्यू पे एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। स्पेक्ट्रल टर्म ऑब्टेन करना है हमें Z इज इक्वल टू 6, यानी कि कार्बन एटम के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। हमें मालूम है क्या कि इसका 6 होता है, तो 6 के लिए 2 2 4 2 6 हो गया। 2p2 के लिए हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे। 2p2 वैलेंस सेल है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा 2p2, तो 2p2 हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। 2p2 वैसे वैलेंस सेल तो ये है हमारा पूरा, तो 2p2 के लिए हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे 2p2 के लिए L1 इज इक्वल टू कितना है? P के लिए L1 कितना होता है? 1 होता है। L2 भी कितना होगा? 1 होगा। भाई दोनों P है तो P के लिए 1 ही होगा। और S1 1/2, S2 1/2, ठीक है। सॉल्व करिए, 1 और 1 कितना होगा? 0 एंड 1, ये 2 पॉसिबल वैल्यूज। S की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी? और यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी, 0 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1/2 1/2, 0 एंड 1, 2 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। अब हम फिर से वैसे ही टेबल बनाएंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये S की वैल्यू नीचे, L की वैल्यू इधर, मतलब इधर, तो ये 0 एंड 1 हम लिखेंगे, और यहाँ पे 0 1 2 ये हम लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा जो टॉपिक मैंने बताया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई। देखिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या होता है। साई टोटल, मतलब टोटल हमारा जो होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। टोटल कैसा होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। वही यहाँ पे अलाउ होगा। अगर सिमेट्रिक होता है तो हम नहीं मानेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। टोटल वेव फंक्शन जो होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए।
ये हमें पता है। तो देखिए अगर L बराबर 0 है तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये वाला सिमेट्रिक हो गया हमारा वेव फंक्शन, देखिए साई टोटल है हमारा, फिर से समझिए साई टोटल क्या होता है, साई बीटा। अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो इसको एंटी सिमेट्रिक होना होगा, तभी टोटल हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और अगर ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है तो बीटा को क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में बसा लेना है, तब आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो अब देखिए आप, साई सिमेट्रिक कब होता है, जब इवन होता है वैल्यू। क्या होता है, इवन होता है वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू क्या होती है, इवन। फिर उसके बाद में बीटा एंटी सिमेट्रिक कब होगा, बीटा एंटी सिमेट्रिक कब होगा, तो यहाँ पे मैंने बीटा के बारे में बताया है आपको। ये मैंने आपको बताया, देखिए साई सिमेट्रिक कब होगा, जब हम यहाँ पे इवन वैल्यूज लेंगे। क्या वैल्यूज लेंगे, इवन। और बीटा के लिए मैंने बताया था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एस बराबर 0, एस बराबर 0 पे क्या होता था, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक होता, एस बराबर 1 पे क्या होता था, सिमेट्रिक। मतलब ये इवन ही तो है, 0 0 क्या है, इवन ही तो है, और ये क्या है, ऑड ही तो है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, साई सिमेट्रिक होगा इवन वैल्यू के लिए, तो हमें एंटी सिमेट्रिक लेना है। एंटी सिमेट्रिक में मतलब इवन होना चाहिए, तो ये भी इवन। तो मतलब इवन इवन होगा तब अलाउ होगा, ठीक है। अब देखिए साई एंटी सिमेट्रिक होगा तो ये बीटा सिमेट्रिक होगा, तभी अलाउ होगा दोनों में। तो साई एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ऑड वैल्यूज, ऑड वैल्यू ले लिया। और बीटा सिमेट्रिक का वैल्यू, बीटा सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ऑड वैल्यू। ये तो ऑड ऑड अलाउ है, इवन इवन अलाउ है, इवन ऑड नहीं अलाउ है, इवन ऑड नहीं अलाउ है, केवल इवन इवन ऑड ऑड अलाउ है। आप समझिए इसको, टॉपिक को समझिए। तो देखिए इवन इवन होगा तभी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक होगा, ऑड ऑड होगा तभी एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और 0, ये क्या है, इवन इवन है, तो अलाउड है। तो ये अलाउड है, तो 0 0 का हमें कॉम्बिनेशन 0 मिलेगा। भाई J इज इक्वल टू एल प्लस एस भी तो करना है ये, तो ये अलाउ है। 0 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन है, और ये ऑड है, नहीं अलाउ होगा। ये 0 और 2 ये अलाउ है, तो इसको 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 और 0 ये अलाउ है कि नहीं अलाउ है, नहीं अलाउ होगा, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। ध्यान से देखिएगा, ऑड ऑड अलाउ है, इवन इवन अलाउ है। ये ऑड ये ऑड अलाउ है। 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 और 1 का 0 1 2, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। 1 और 2 नहीं अलाउ होगा, क्योंकि ये ऑड है, इवन है। तो इसमें आपको यही देखना है इक्विवेलेंट में कि कुछ अलाउ होते हैं कुछ नहीं अलाउ होते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने आपको एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सारी चीज़ें बताई। तो अब आपको क्लियर है। अब इसके स्पेक्ट्रल टर्म को कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे तो आपको स्पेक्ट्रल टर्म को वही रूल है, 2s + 1 LJ, इस तरीके से लिखना होता है स्पेक्ट्रल टर्म को, 2s + 1 LJ। तो 2s + 1 s की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2s + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। भाई s की वैल्यू 0 रखेंगे 2s + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 जो होता है s को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो होता है p को रिप्रेजेंट करता है, और 2 जो है वो d को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 2s + 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1p, और ये j की वैल्यू है 1p0 लिख सकता हूँ, इसकी ये अलाउ ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1d2, क्योंकि j की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू d है, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 1 है तो 1 के लिए 2s + 1 आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3p0, 3p1, 3p2, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इन सारे टॉपिक्स का बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है, तो आपको कर पाएंगे। क्लियर। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पेज है तो कर लेते हैं। ये पेज है, मिल गया, तो चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एक और सिमेट्रिक ले लेते हैं, ND2। क्या ले लेते हैं, ND2, और इसमें देखते हैं क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो L1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। L2 इज इक्वल टू भी अगेन 2 होगा। S1 इज इक्वल टू हाफ होगा। S2 इज इक्वल टू हाफ होगा। L इज इक्वल टू कितना होगा, 2 और 2 का 0 होता है, 2 एंड फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इतनी सारी वैल्यूज अलाउड है। फिर S इज इक्वल टू कितना होगा, 0 1, थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पे 0 S P D F G ये लिखते हैं इसको। यहाँ पे मैं S की वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ पे L की वैल्यूज लिखूंगा। इधर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये हमने लिखा है 0 1 2 3 4। फिर उधर हम लिखेंगे 0 एंड 1। अलाउड कौन कौन सी बताइए, 0 और 0 अलाउ होगा, 0 1 नहीं अलाउ होगा, 0 2 अलाउ होगा, 0 3 नहीं अलाउड होगा, एंड इधर
1 0 क्या अलाउड होगा? नहीं अलाउड होगा, क्योंकि 1 और 0 नहीं अलाउड होगा। क्यों नहीं अलाउड होगा? क्योंकि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, या तो इवन इवन हो या तो ऑड ऑड हो, इवन इवन हो एस, और या तो ऑड ऑड हो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 1 जी हाँ अलाउड है, 1 और 2 नहीं अलाउड है, 1 और 3 जो होगा वो अलाउड होगा, 1 और 4 नहीं अलाउड होगा, ठीक है। अब देखिए आपको सॉल्व करना है, तो 0 और 0 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 2 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 0 और 4 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा। फिर 1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 1 2, 0 1 2 आया। फिर 1 और 2 को सॉल्व नहीं करना है, 1 और 3 को करेंगे, 1 और 3 को करेंगे तो आएगा 2 3 4। अब फिर आपको स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है, तो 2s प्लस 1 LJ ऐसे लिखना है स्पेक्ट्रल टर्म, 2s प्लस 1 LJ से लिखेंगे। तो 2s प्लस 1 पहले के लिए सिंगलेट होगा तो 1 ही होगा, पहले के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1, और ये s को रिप्रेजेंट करता है 0, ये p को रिप्रेजेंट करता है, ये d को रिप्रेजेंट करता है, ये f को रिप्रेजेंट करता है, और ये g को रिप्रेजेंट करेगा तब। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये हमारा 1 आ गया, l की वैल्यू s है और एंगुलर मोमेंटम j 0 है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1s 0 आ गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1d2, 1d2। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1g4, 1g4। फिर इधर मेरा 3 आएगा, 2s प्लस 1, तो 3p 0, 3p 1, 3p 2। इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा किसके लिए है? ये f के लिए है। किसके लिए है? f के लिए, क्योंकि ये वाला तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये f के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3f2, 3f3 एंड 3f4। ये तो 3 3 6 7 8 9, टोटल कितने स्पेक्ट्रल टर्म्स आए हैं? 9 स्पेक्ट्रल टर्म्स आर देयर। आपको पूरा लिखना होगा, स्पेक्ट्रल टर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैंने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स करके दिखाए हैं एलएस कपलिंग में। अभी देखिए एलएस कपलिंग को अभी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग ग्राउंड स्टेट के बारे में डिस्कस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।